अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इमरान खान अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात और एक फोन कॉल की ख्वाहिश लिए इक़्तिदार से रुखसत हो गए, लेकिन इसके बाद भी उनकी ख्वाहिशें कम होने की बजाय बढ़ती चली गई। कभी अमरीकी सफरा से छुप छुपाकर मेल मुलाकातें, तो कभी सरेआम इमरान खान आलमी इस्टेब्लिशमेंट से भी हर वक्त मिलने की ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और लोकल इस्टेब्लिशमेंट से भी मुलाकात के मुतमन्नी दिखाई देते हैं। गो कि वो अपनी हर तकरीर में एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया अपनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनका ये बयानिया लड़ाई मुल्क कौम के लिए नहीं बल्कि उनका दस्ते शफ़क़त दोबारा से अपने सर पर रखने की ख्वाहिश पर मबनी है, जिसका इजहार वो काहे बगाहे करते रहते हैं। गोया कि आज ज़मान पार्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है। कोई ये समझता है घुटने टेक दूँ तो ये नहीं हो सकता, आप कोई बात करने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूँ। मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ से बात करने को तैयार हूं। उनका मजीद कहना था कि ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं है कि सियासत क्या होती है। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने मेरी कमर में चाकू मारा, उन्होंने रूस की मुखालफत में तकरीर की। इस तकरीर पर जनरल रिटायर्ड बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। आज की मुलाकात में इमरान खान ने दो टोक अंदाज में एक बार फिर मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट से राहो रस्म बढ़ाने और उनकी हिमायत हासिल करने का पैगाम दिया है, जिससे यह तासुर मिलता है कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई मुल्क को कौम के लिए नहीं और ना ही कोई जाती अनाद है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ दोबारा इक़्तिदार हासिल करने के लिए बेसाखियों के मुतलाशी दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ अपने खिताब में हफ्ते के रोज से इलेक्शन कैंपेन शुरू करने का ऐलान किया था, जिसके बाद हमने देखा कि आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सदर मुमलिकत को खत अरसाल किया, जिसमें वो पंजाब के इंतखाबात के इनेकाद के लिए 30 अप्रैल से 7 मई 2023 तक की तारीखें तजवीज़ करते हैं। जिसके बाद सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी ने चंद घंटों के अंदर ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से तजवीज़ करदा तारीखों पर गौर करने के बाद 30 अप्रैल को पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात कराने की मंजूरी दे दी है। यूं तहरीक इंसाफ इस वक्त मुकम्मल तौर पर इलेक्शन मोड में दिखाई दे रही है, लेकिन साथ ही इमरान खान इस ख्वाहिश का इजहार भी कर रहा है कि मुल्क में एक ही बार इंतखाबात हो जाए तो बेहतर है। यही मौक़िफ़ फवाद चौधरी की जानिब से कुछ रोज़ कबल अदालत में पेशी के मौके पर अपनाया गया था कि कौमी असम्बली में वापस जाकर इंतखाबात की तारीख पर बात करने को तैयार है। यानी तहरीक इंसाफ की भी ये ख्वाहिश है कि दोनों सूबों में अलग अलग नहीं बल्कि पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात की राह हमवार हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून एक नए बयानिए के साथ मैदान में मौजूद है कि इलेक्शन ज़रूर होंगे, लेकिन इस इंसाफ के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। आज भी गुजरावाला जलसे में खिताब करते हुए मरियम नवाज ने यही बयानिया अपनाया। वो क्या कह रही थी, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। इलेक्शन मुहिम इस नारे पर चलानी पड़े कि इलेक्शन कराओ, जरूर कराओ, मगर पहले तराजू के दोनों पलड़े एक जैसे करो, बराबर करो। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने 5 के टोले के बयानिए को आज नया रंग देने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि अब वो अदलिया के बारे में गुफ्तगू नहीं करेंगी क्योंकि इससे तौहीन अदालत लगने का खतरा है। जिसके बाद उन्होंने एक छोटा सा खिलौना ट्रक लहराते हुए कहा कि जब भी मैं ये लहराऊं तो समझ आइएगा कि मेरा इशारा क्या है। नवाज ने अपने बयानिए को किस अंदाज में आज पेश किया है, प्रेजेंटेशन क्या थी, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। अब ये ना कह देना कि जो ट्रक तुमने कोर्ट के बाहर खड़ा किया वो ट्रक मरियम नवाज चला रही थी। गुजरावाला वालों, ये ट्रक इस मुल्क को लेकर बैठ गया है। इंशाअल्लाह ताला इस ट्रक के चारों पहिए पंक्चर करके इसको घर भेजेंगे। सदर मुमलिकत के पंजाब में इलेक्शंस की तारीख अनाउंस करने के बाद इस्लामाबाद में खासी हलचल दिखाई दे रही है। आज इस्लामाबाद में पीडीएम के 3 बड़ों की अहम बैठक हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और जमीयत उलमाए इस्लाम और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की इस मुलाकात का वाहिद एजेंडा सदर की जानिब से इंतखाबात के ऐलान के बाद की सूरत हाल का जायजा लेना था। वही ज़राए ये भी दावा कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से मुताल्लिक हुक्मनामे के बाद पीडीएम दोबारा से सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने पर गौर कर रही है, जिसके लिए पटिशन तैयार की जा रही है। ये इतलात भी ज़ेरे गर्दिश है कि हुकूमत आइन के 10वें बाब का मुताला करने में वक्त सर्फ कर रही है, जो कि मुकम्मल या इक्तसादी इमरजेंसी से मुताल्लिक है। आइन के आर्टिकल 232 से 238 तक ये गुंजाइश मौजूद है कि हुकूमत कौमी असम्बली और सेनेट की मंजूरी के बाद किसी भी सूबे के बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल करके तमाम इख्तियार खुद संभाल ले और कानून साजी के सारे इख्तियार कौमी असम्बली को मुंतकिल किए जा सकें।
अब क्या कोई ऐसा लीगल कोई ग्राउंड मौजूद है, कोई जवाब मौजूद है कि सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन अनाउंस करने के बाद भी डिले हो सके? इस पर जो लीगल ओपिनियन है सबसे पहले वो लेंगे। और आज जो सारी सूरत हाल रही है, इमरान खान साहब का खिताब, फिर मरियम नबी ने जो वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया है, उसका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले साबिर शाह साहब लीगल एक्सपर्ट है, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम साबिर शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो फरमाइएगा कि सदर मुमलिकत की जानिब से पंजाब में इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दी गई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कंसल्टेशन के बाद ये तारीख सामने आई है जो 30 अप्रैल है। क्या हुकूमत के पास कोई जवाब मौजूद है कि अब इससे डिले किया जा सके, कोई ताखीर हो? देखिए, ये तारीख जो सदर मुमलिकत साहब ने की थी, ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले की तारीख है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले की तारीख 9 अप्रैल थी। जी। अब 30 अप्रैल मुकर्रर की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कंसल्टेशन के बाद। यानी इलेक्शन कमीशन ने तारीखें तजवीज की थी 30 अप्रैल से 9 मई तक। उन्होंने कहा था कि सदर मुमलिकत कोई तारीख अनाउंस कर सकते हैं, तो सदर मुमलिकत ने 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी है। जी, अगर कंसल्टेशन इलेक्शन कमीशन के साथ हुई है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने कंसल्टेशन के बाद तारीख देनी है, तो फिर ये हतमी तारीख होगी। इसके बाद कोई कंटेम्प्ट होगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का अगर इस पे इलेक्शन नहीं होते तो। अगर हुकूमत ये कहे कि माशी हालात हमें इजाज़त नहीं देते हैं कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज की जाए, मुल्क में सैलाब से बड़ी तबाही हुई है और इस वक्त जितनी इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी है उससे इलेक्शंस में जाना और इतनी रकम सर्व करना या रिसोर्सेज का मामला देने का वहाँ पर कोई हर्डल होती है। ख़ासतौर पर सिक्योरिटी के हवाले से भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया गया था कोर्ट के सामने। आईजीज़ ने ये कहा था कि हम नफरी नहीं दे सकते हैं, तो क्या ये जवाब काफ़ी होगा? देखिए, ये तमाम क्वेश्चंस, ये तमाम एक्सप्लेनेशंस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए थे। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जवाबात रखे गए थे, लेकिन अब अगर इन बेसिस पे इलेक्शंस नहीं कराए जाते तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कंटेम्प्ट होगा कोर्ट का। और आइन में काफी प्रोविजंस मौजूद हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी का। सबसे पहले अगर कोई ऐसी चीज होती है तो सदर पाकिस्तान को फाइनेंशियल इमरजेंसी इन्वोक करनी होगी। तो आई डोंट थिंक कि अभी तो वो सिचुएशन भी अराइज हुई है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजंस इन्वोक किए जाएं। अगर वो नहीं किए जाते उसके बेसिस पे इलेक्शन को, आई डोंट थिंक दैट वुड बी पॉसिबल। ये इससे कोई फरार देखिए, माशी इमरजेंसी की बातें तो हो रही हैं, जरा माशी इमरजेंसी लगाने का तरीका कार क्या हो सकता है, उसके लिए क्या जवाब चाहिए है, जरा उस हवाले से बताइएगा। प्रोविजन मौजूद है जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये एम्पावर करता है कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो अगर फाइनेंशियल और वो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर होगी? जी बिल्कुल। वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट लगा सकते हैं। और क्या ग्राउंड्स रिक्वायर्ड है उसके लिए? उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को नेचुरली कैबिनेट में ये मामला रखना पड़ेगा और उसके सामने अगर कैबिनेट ये तजवीज करती है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के हालात हो गए हैं, देन उसके बाद प्रेसिडेंट को उस एडवाइस पे एक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये इस तरफ सिचुएशन जा रही है, बिकॉज दैट इन इटसेल्फ वुड बी कैटास्ट्रोफिक। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं, उसमें इनको अमल करना लाजिम है। अदरवाइज कंटेम्प्ट में आपको याद होगा कि पहले कई बार जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की गई, आपके प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब को ही हैड टू गो होम बिकॉज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं माने। इस तरह कई ऐसे ऑल पब्लिक फंक्शनरीज आर्टिकल 190 के तहत बाउंड, उन पे बाइंडिंग है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की यानी आप ये देख रहे हैं कि इलेक्शंस को डिले करना कोई लीगली या प्रैक्टिकली पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहा? एब्सोल्युटली नॉट। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाह साहब आपके वक्त के लिए। कहते हैं कि अगर किसी माशरे से जमहूरियत को खत्म करना है और उसके जीते जागते हंसते बसते चेहरे को मसक करना हो तो वहां अदलिया जैसे सुतून को खोखला करो। जब अदालतें गैर जानिबदारी छोड़कर इंसाफ में फरीक बन जाती है तो इंतजार जन्म लेता है, फितना पैदा होता है और अनारकी बढ़ जाती है। ये कहानी है एक ऐसे मुल्क की जहां जमहूर को दबाने और जमहूरियत को कुचलने के लिए अदलिया जैसे अहम रियासती सुतून का सहारा लिया गया। अदलिया की गैर जानिबदारी पर ऐसी नकबजनी की गई कि उन्हीं की पसंद की अदालत, उन्हीं की मंशा के मुताबिक जजेस लगाकर अपनी ख्वाहिश के फैसले लिए गए। जहां जजेस को भारी भरकम मराद से नवाजा गया, जहां मुखालिफिन को निशाने इबरत बनाने के लिए ऐसी अदालतें कायम की गई जहां सिर्फ गद्दारी के मुकदमात सुने जाते, जहां सियासी मुखालिफिन को सख्त सजाएं देकर उनसे दिफा का हक भी छीन लिया गया, जहां अपनी मुखालिफत में नारेबाजी और तशहीर तकलीफ पहुंचाने लगी तो इख्तलाफ करने वालों को सिर्फ एक अदलिया के जरिए कुचला गया।
ये कहानी है ऐसे इंसानों की जो खरीदे जाते थे। ये कि अदालतों को वाज़ेह अहकामात दिए जाते थे कि अगर एक खास सियासी जमात का सामना इंसाफ से होगा तो वहां जीत सिर्फ उसी सियासी जमात की होगी। ये कहानी है एक ऐसे मुल्क की जहां अदालत को मकबूलियत के साथ ज़ेरे असर लाने की कोशिश की जाती है। ये कहानी है ऐसे मुल्क की जहां अदालतों पर फर्द वाहिद की हुक्मरानी थी। ये कहानी है एक ऐसे मुल्क की जहां एक शख्स को कानून के कटहरे और सजा सबसे इस्तिस्ना हासिल था, मगर उसके सियासी मुखालिफिन को एक एक करके कुचला जा रहा था। ये कहानी है एक ऐसे मुल्क की जहां अपनी अदालत, अपना जज, अपना फैसला और अपना इंसाफ का कानून था। फिर देखते ही देखते वहां की जमहूरियत रेजा रेजा हुई, माशरती अकदार तिनका तिनका बिखरने लगी। फाशिज्म और पॉपुलिज्म ने सकाफत को कसाफत में बदल दिया। नफरत, कीना और बुग़्ज़ ऐसा बीज नौजवानों के दिलों में बोया गया कि वो तनावर दरख्त बनकर निज़ाम की जड़ों को खोखला करने लगा। ये कहानी जर्मनी की है और फर्द वाहिद और अदलिया के मनपसंद सियासी जमात हिटलर की नाजी पार्टी की है, जो 1993 में इक़्तिदार में आने के बाद हिटलर को अदालतों की अशद ज़रूरत उस वक्त महसूस हुई कि जब जर्मनी की अदालतों ने उसकी मर्जी के बरखिलाफ फैसले सुनाने शुरू किए। उसकी सियासी मुखालिफ कम्युनिस्ट पार्टी के सिर्फ एक शख्स का ट्रायल किया, बाकी सबको छोड़ दिया, बाकी सबको बरी कर दिया गया, जिसके बाद उसने जर्मनी की अदालती निज़ाम को तहोबाला कर दिया। उसने जर्मनी की अदालती निज़ाम से उसको कुचलते हुए, उससे निकलते हुए ऐसी अदालतें बनाई जिनमें सिर्फ गद्दारी के मुकदमात सुने जाते थे, या सिर्फ सियासी मुखालिफिन को निशान इबरत, इंतकाम का निशाना बनाया जाता था, ताकि हर वो शख्स या शहरी जो हिटलर की पॉलिसियों से इख्तलाफ करता था उस अदालत से उसे सजा दिलवाकर उसका सर कलम कर दिया जाए। ऐसा ही वाकया 21 साला खातून मिशाल से हुआ। जब हिटलर मुखालिफत में उसने पम्फलेट्स तकसीम किए, वो सूफी मिशाल जब पम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है तो अदालत से सजा दिलवाकर उसका सर कलम कर दिया जाता है। जर्मन निज़ाम इंसाफ के ताबूत में आखिरी कील उस वक्त ठोका गया कि जब 20 अप्रैल 1941 को रीचटैग के मकाम पर एडोल्फ हिटलर ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि मैं अदलिया को यह समझाना चाहता हूं कि कौम अदलिया के लिए नहीं बल्कि अदलिया कौम के लिए है। आज के बाद मैं मुदाखलत करूंगा और अदलिया से ऐसे जजेस को निकाल बाहर करूंगा जो वक्त की जरूरत को ना समझें। ये जर्मनी है और जर्मनी में हिटलर की यानी नाजी हुकूमत है। अगर हमारे मुल्क के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए और कुछ मुश्तरक अक़दार दिखाई दे तो ऐसा हुस्न इत्तफाक होगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सीनियर रैंकर पर्सन तजियाकार सना बुच्चा साहब हमें ज्वाइन करेंगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार सना बुच्चा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सना बुच्चा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो फरमाइएगा, इमरान खान साहब ने आज ज़मान पाक में सहाफ़ियों से मुलाकात की और उसमें आर्मी चीफ से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की है। इमरान खान आर्मी चीफ से क्यों मिलना चाहते हैं? इमरान खान साहब आर्मी चीफ से क्यों मिलना चाहेंगे? इमरान खान साहब का मुतालबा है, एक और मुतालबा भी है कि कोर्ट मार्शल भी कर दिया जाए जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब का। मुतालबा तो इमरान खान साहब बहुत देते हैं, वो तो मुतालबा करते हैं कि इस्तीफे मंजूर करें, वो मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन की तारीख दें, वो मुतालबा करते हैं कि अगर आपने ये ना किया तो मैं असम्बली तोड़ दूंगा, और वो वही करते हैं। तो मुतालबा करना उनका हक है, वो करते रहें। उनकी ख्वाहिश जो है वो यही है, क्योंकि जाहिर है कि उनको आदत ही नहीं है खुद कोई काम करने की। ये जो इकॉनमी के रोज़ फिगर्स आके हमें हमारा साहब बताते हैं कि वो उनकी इकॉनमी कितनी अच्छी थी, तो जरा ये बता दें कि कौन लेकर आया था शौकत तरीन को और हफीज़ साहब को? कौन लेकर आया था? मतलब हम लेकर आए थे, इमरान खान साहब खुद लेकर आए थे, वो बाजवा साहब लेकर आए थे ना। तो जो इकॉनमी आपकी, आप उसके ऊपर बड़ा रेव करते हैं कि ये तो बस बुनियाद है आपकी वापस आने की, और हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो इस वक्त इतनी बुरी है, और आप इतने अच्छे फिगर्स दे के गए थे, लेकिन वो फिगर्स आपने कहाँ दिए? तो वो जनरल रिटायर्ड बाजवा को उसका भी क्रेडिट दे दीजिए। तो ये चाहते यही है कि आप हमें सपोर्ट करें, वो हमें वो सपोर्ट नहीं मिल रही, वो हमें लाड नहीं मिल रहा। तो फिर इमरान खान साहब का जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टैंड था वो कोई प्रिंसिपल स्टैंड नहीं था, ये समझे? प्रिंसिपल इमरान खान और प्रिंसिपल आप एक ही सेंटेंस में कैसे रख सकते हैं? कौन सा उसूली फैसला इमरान खान साहब ने किया है जिस पर वो टिक गए हों? कौन सा फैसला है उनका जो अपने इक़्तिदार के अलावा उनको कोई भी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? कोई भी अवामी फैसला हो, कोई अवामी कॉज हो, कौन सा कॉज है जो इमरान खान साहब लड़ रहे हैं? वो इमरान खान कॉज लेकर आए थे और इमरान खान कॉज ही चल रहा है, और इमरान खान कॉज ही किसी वक्त इख्तिताम को पहुंचेगा। ना इसमें अवाम थी, ना इसमें अवाम है, ना इसमें अवाम होगी। अवाम की बेहतरी तो जी माजरत के साथ किसी की भी तरजीह नहीं होती, लेकिन इमरान खान साहब की तो तकल्लुफन भी नहीं है। उनके लिए सड़कों पर निकले, उनके लिए जेल भर दें। देखें ना आप जेल भरने वाली तहरीक में कितने एक्सपोज हुए इमरान खान साहब। अब तो ये कारकुन उनके खुद कह रहे हैं, जिन्होंने हजारों की तादाद में रजिस्ट्रेशन कराई थी, वो अपने जो चेयरमैन है उनको देख के कि वो किस तरह जमानतें ले रहे हैं, उन्होंने कहा भी हमारा अगर लीडर जमानतें दे रहे तो हम क्यों जेल जाएं। और दूसरी बात यह है कि देखिए अभी भी वो जो हाजिर सर्विस जो अफसरान हैं आर्मी में, वो बहुत ज़्यादा उन लोगों का नाम बिगाड़ के लेना,
उनका मजाक एक तरह से टॉन्ट करना, ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। वो पब्लिकली और अपने अपने जो भी वो जमानत पार्क, आज मरियम साहब ने अच्छा नाम दिया, जमानत पार्क से बैठकर जब खिताब करते हैं तो वो हर किसी का नाम जो बिगाड़ के लेते हैं, तो वो एजेंसी से आप कह रहे हैं कि आपसे बात करें। ख्वाहिश आपकी बहुत होगी, हजारों ख्वाहिश ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, ये ख्वाहिश पूरी होने के चांस है। मेरा ख्याल है कि किसी वक्त तो आपको किसी तौर पर तो बैठना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई ज़रूरी है जनरल साहब के लिए इमरान खान साहब का मिलना। मेरा नहीं ख्याल कि एक वो कहाँ गए वो बुनियादी उसूल कि क्यों मिलते हैं अपोजिशन लीडर आर्मी चीफ से, क्यों मिलते हैं हुकूमती अरकान इनसे, क्यों अपोजिशन के लोग जा जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकातें करते हैं। तो माजरत के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपसे मुलाकात नहीं करने आनी चाहिए, और जिसका कोर्ट मार्शल ये मांग रहे हैं, आप तो ऐसे आदमी के बारे में जिक्र कर रहे हैं जैसे उनको पता नहीं है। देखें वो जो कर चुके हैं बाजवा साहब के साथ, जो एक तरह उनके मोहसिन है। सर अब साहब मान लेते हैं कि ख्वाहिश इमरान खान साहब की पूरी हो गई, चले बड़ी दरिया दिली का मुजाहरा किया गया कहीं से और ये ख्वाहिश पूरी हो गई, अब इमरान खान साहब मुलाकात कर रहे हैं, मुलाकात में जाके कहेंगे क्या? देखें आपकी हुकूमत चोर है, डाकू हैं, आप उनको ले आए हैं, बाजवा साहब ने उनको हमारे सरों में मुसल्लत कर दिया है और एनआरओ दे दिया है, और आप इस मुल्क की बहाली के लिए और इस मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए आप अपना किरदार अदा करें और आप मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं ही इस मुल्क का जो हूँ सेवियर हूँ, मैं मसीहा हूँ, मैं सब प्रॉब्लम से आज़ाद कर दूंगा, पल्ले कुछ है नहीं, मतलब क्या चंदे पे हमारे मुल्क को ठीक किया जाएगा? मतलब ये सवाल पूछना चाहिए इमरान खान साहब से, जब हुकूमत के पल्ले ही कुछ नहीं है, उन्होंने आके पैसे अगर अपने बैंक में भी डाल लिए तो आपकी तो खजाना खाली है, आप आके हालात ठीक कैसे करेंगे? किससे मांगेंगे? आप चंदा जमा करेंगे, जो आपके ममनुआ फंडिंग में पैसे आए हैं वो डालेंगे, आपको आपके और कोई लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, कोई इजरायली लॉबी आपके पीछे है, कोई अमरीकी है, कौन है? आज आप अमरीका को साजिश का हिस्सा बना के, साजिश की बुनियाद बना के आज आप उन्हीं से जमानत पाक में मिलते हैं। तो मेरा तो यह ख्याल है कि इमरान खान साहब के दिमाग का वाकई कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो होता है ना, बच्चा कह रहा है बस चाहिए चाहिए चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। भाई आपके लिए असेंबलियां टूटी, आपके लिए आप नेशनल असेंबली से इस्तीफे देके बाहर निकले, अब आप वापस आने के लिए मरे जा रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं जी हमारे इलेक्शन चाहिए। आपके पास मैंडेट था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, आपने उस मैंडेट को खुद गिव अप किया, अब आपको वोट दे दे, क्योंकि भाई आप ही इस मुल्क के सब कुछ हैं। कैसे हैं आप मुल्क के सब कुछ? आज तक तो आप खुद कह रहे हैं कि आपने कुछ किया नहीं है। देखिए वोट पड़ता है या तो कारकर्दगी पे या वोट पड़ता है पॉपुलैरिटी पर। अगर वो समझते हैं कि पॉपुलैरिटी पर वोट पड़ेगा इमरान खान साहब को, वो जीत जाएंगे, तो 100 ख्याल है कि इलेक्शन होने चाहिए थे। देखिए उससे भी पहले ये मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है और उम्मीद है कि आपके लिए भी काफी हैरानकुन और परेशानकुन होगा कि आज बाबर अवान साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर लंदन से एक बयानिया ट्रिगर होता है, पाकिस्तान पहुंचता है। आज नैरेटिव ये बिल्ड किया जाता है कि इमरान खान साहब को कत्ल करने की साजिश रचाई जा रही है और उसके पीछे जो बाअसर लोग हैं, आपको पता है कि अगर इसके ताने बाने जोड़े जाएं तो क्या कहने की कोशिश की जा रही है, वो भी शायद जीएच के ऊपर डालने की कोशिश की जाती है। तो हाउ डू यू सी दिस कि एक तरफ आप इतने घिनौने इल्जाम लगा रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं से मिलने की ख्वाहिश भी जाहिर कर रहे हैं, क्या ये खुला तजाद नहीं है? इमरान खान साहब का नाम इमरान तजाद खान होना चाहिए, वो तजाद तो उनकी हर बात में है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है और बिल्कुल दुरुस्त है। पहले उन्होंने जरदारी साहब पर इल्जाम लगाए, उनको प्रूव नहीं कर सके। हर मामले में आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, इस मामले पर भी चले जाइए। आज कोर्ट मार्शल का मुतालबा किया इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के, और फिर सदर मुमलिकत को खत लिख के जनरल बाजवा के खिलाफ जो इंक्वायरी है उसके हवाले से भी मुतालबा उन्होंने किया था। तो ये आधी स्टोरी बताते हैं आपके ख्याल में खान साहब? आपको नहीं लगता कि वो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को मिस कर देते हैं? आधी स्टोरी वो इसलिए बताते हैं क्योंकि पूरी स्टोरी वो जानते हैं। अगर आधी स्टोरी इनके पास है तो आधी स्टोरी जनरल रिटायर्ड बाजवा के पास भी है। अगर आधी ऑडियोज इनके पास हैं तो जनरल बाजवा साहब के पास भी आधी वीडियोस हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं कि जो स्टिंग ऑपरेशंस हुए थे इमरान खान साहब के ऊपर, और एक नहीं कई हैं, तो वो ऑडियोज क्या ऐसी बैठी रहेंगी? आप रोज इल्जाम लगाते रहेंगे और वो ऑडियोज छुपी रहेंगी? इस वक्त तो जो वैरायटी ऑफ ऑडियोज हुकूमत के पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो पूरी कंफ्यूज करते होंगे, आज कौन सी आउट करें, आज कौन सी आउट करें। ये मामला बहुत ज्यादा पेचीदा है। आप इस तरह से कोर्ट मार्शल की बात करें तो आप कोर्ट मार्शल उस वक्त कराते जब बरसर इख्तियार थे, जब आप रूस के दौरे से वापस आए थे तो आप बरसर इख्तियार थे ना, आप वजीर आजम थे। आपने तो उनको एक्सटेंशन देने के लिए पहले भी एक बिल मंजूर करवाया, फरोग नसीम साहब से लिखवाया, उसके बाद वो फरोग नसीम साहब भी आज कहते हैं जी गलती हो गई, ये भी कहते हैं जी गलती हो गई। तो गलती को सुधारने के लिए क्या करें? आपका बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल कर दें, उसके बाद क्या होगा? उनके कोर्ट मार्शल करने से आपके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहले तो इमरान खान साहब खुद को तो पेश करें कार्रवाई में, कहीं तो पेश करें कि आपने कहां कहां इनको हौसला
हौसला अफजाई की है इनकी, कहाँ कहाँ आपने अपने विंग्स को क्लिप करवाया इनसे, और आप ही कह रहे हैं कि वो आपसे बात मान ले, आपके पास आके बैठ जाए। क्यों भाई, क्यों बैठ जाए? मतलब अब वो आर्मी चीफ है, वो मिलना चाहे 100 दफा मिलने, लेकिन आपकी ख्वाहिश पे क्यों? आपकी ख्वाहिश यहां तक नहीं है कि आपको मुलाकात करनी है, आपकी ख्वाहिश वहां तक है जो कि आपको पहले आपके मोहसिन थे जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब, वो आपको जिस तरह की सपोर्ट देते थे, जो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब आपके लिए रोल अदा करते थे। मतलब अब तो हम ये नाम ले सकते हैं, पहले तो हम ये नाम नहीं ले सकते थे, मैं तो लेती थी, लेकिन उसके बाद मेरे साथ जो होता था वो छोड़ दीजिए। लेकिन ये अब इमरान खान साहब अब वो चले गए हैं, बरसर इक़्तिदार ये नहीं है, वो अपने ड्यूटी पर नहीं है, वो रिटायर्ड हैं, ये वजीर आजम नहीं रहे, तो ये मैच चलता रहेगा। आप हैं कौन ये मुतालबा करने वाले? आप होते कौन है ये मुतालबा करने वाले? भाई आप अपोजिशन के लीडर हैं, आप पार्लियामेंट में मौजूद हैं, आप कोई आपकी इस वक्त मसला क्या है? आप हैं कौन भाई? ना अहली की तलवार आप पर अटक रही है, 1000 केसेस आप पर चल रहे हैं, लेकिन आप फिर भी हीरो हैं। आप जो कहेंगे आपकी ख्वाहिश के मुताबिक होगा। क्यों होगा भाई? नहीं होगा। इमरान खान साहब शुड गेट अ रियलिटी चेक। पॉपुलर लीडर है। पॉपुलर तो मैं भी हूं, फिर आप मेरा ख्याल है मैं भी इस सियासत में आ जाती हूँ। पॉपुलर तो मैं भी हूँ रेहान साहब। आप भी इलेक्शन लड़ने का इरादा रखती हैं? नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैं तो ऐसे कह रही हूँ कि पॉपुलैरिटी की बुनियाद अगर इलेक्शंस होती तो फिर इस मुल्क में बहुत सारे लोग पॉपुलर हैं। क्या सबको हम सियासत में ले आए? क्या सबको हम पार्टियां बना के दे दें? अच्छा, और इस वक्त तक ये देखिए कि जो अमजद शुएब साहब जी 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 बोलिए। देखिए, जिन लोगों को इन्वेस्टिगेट किया, अमजद शुएब साहब का भी जो फोरेंसिक रिपोर्ट जो सामने आई है, आपको ये अंदाजा नहीं हो रहा कि हाजिर सर्विस हो या रिटायर्ड हो, वो इनको किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। आप एक झूठा, मतलब नवाज शरीफ से नफरत की वजह समझ में नहीं आ रही मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि नवाज शरीफ साहब से इतनी नफरत है। हमें तो मुल्क से मोहब्बत करनी थी, यहाँ लोगों से अनाज पैदा कर ली है, नफरत है कि खत्म नहीं हो रही। मतलब आपको खत्म कीजिए। अगर आप उनको ले आए हैं, उनके पैर पड़ के बाजवा साहब उनको कन्विंस करके अदम एतमाद के लिए राजी कर लिया और एक आईनी तरीके से प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया गया, तो अब क्या करें? और नवाज शरीफ साहब और आपके लिए क्या करें कि आपकी नफरत खत्म हो जाए? मुझे बता दें, नवाज शरीफ साहब इनको इतने बुरे क्यों लगते हैं? उन्होंने क्या किया? या तो हमें खुल के बता दें ताकि हम सबको बुरे लगे। मतलब मुझे भी लगता है कि वो उनको लंदन में नहीं बैठना चाहिए, यहां पर वापस आना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी मैं उनसे नफरत करती रहूं। मोहब्बत ना सही, नफरत क्यों करूं मैं उनसे? आप लोग किस बुनियाद पर नफरत करते हैं? 26/11 के ऊपर अगर आपको मसला था तो आपने परवेज रशीद को फारिग किया, आपने सिरल अलमायडा को फारिग करवाया, आपने इतनी कुर्बानियां ले ली, फिर भी आपके जज्बात ठंडे नहीं होते, आपको चैन नहीं आता। आप उसकी बेटी को भी जाते हैं, आप उसके लोगों को भी जाते हैं, आप राना सनाउल्लाह के पीछे भी जाते हैं, आप ख्वाजा आसिफ के पीछे भी जाते हैं, कभी आप कुछ करते हैं, कभी आप कोई केस बनाते हैं। आज ये ट्रक वाली जो मामला है, ये ट्रक आपके लिए तैयार है। अच्छा, कुछ किरदारों के खिलाफ तो घेरा तंग हो रहा है, और ये खबरें आ रही है कि लंदन में बैठे हुए भी कुछ लोगों के खिलाफ जो वहां से एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चला रहे हैं, उनके खिलाफ भी घेरा तंग करने की जो प्लानिंग है वो पूरी तरीके से मुकम्मल हो गई और वहां से भी कुछ लोगों को लाया जाएगा। ये तो बातें सामने आ रही है। लेकिन आज मरियम नवाज साहिबा आज भी दोहरा रही थी, गुजरावाला में खड़े होकर, और आज से पहले भी कह चुकी कि भाई इलेक्शंस होंगे, जरूर होंगे, लेकिन उससे पहले तराजू के दोनों जो पलड़े हैं उनको बराबर किया जाएगा। आज भी वो ये कह रही है। तो आज जब सदर मुमलिकत ने तारीख दे दी इलेक्शंस की, तो इलेक्शंस पहले होंगे या तराजू के पलड़े जो है वो दोनों बराबर होंगे? देखिए, इलेक्शंस तो नहीं होंगे, ठीक है, ये 90 दिन में इलेक्शंस नहीं होंगे। आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए, आप आइन को ले आइए, आप तमाम चीज़ों को ले आइए, आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग डर रहे हैं। देखिए, डर किस चीज़ का होता है? मैं ये कह रही हूँ, ये डर रहे हैं, ये खौफ खा रहे हैं, इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन से क्यों भागेंगे भाई? आप पहले भी पंजाब में आपकी मेजोरिटी थी, अब भी अगर आ जाती है तो इनको क्या फर्क पड़ेगा? फेडरल में तो ये है मौजूद, ये तो फेडरल असेंबली नहीं तलील करे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो बहुत है, कोर्ट अब कंटेम्प्ट भी करेगी तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। जिस तरह बहुत ही कबल अज वक्त उन्होंने सुओ मोटो लिया, उस तरह इस कबल अज वक्त ये कंटेम्प्ट का ऑर्डर ना जारी करें। मेरा ख्याल है वक्त को मतलब वक्त के पहिए को चलने दें, हम देखेंगे क्या होगा। इस वक्त मुल्क में एक सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है। आप देखिए गरीब किस तरह जिंदा है। आप ये सोच सकते हैं कि डॉलर कहाँ जा रहा है, आप ये सोच सकते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, आप ये सोच सकते हैं कि दोस्त ममालिक जो हमारी सपोर्ट में आते थे आज वो आपसे बात नहीं करना चाहते, वो आपको पैसे नहीं देना चाहते। जब तक IMF आपको पैसे नहीं देगा, वो अपनी शराइत लगा रहे हैं। ये पहले कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। दोस्त ममालिक ने कभी ये नहीं कहा कि पहले IMF से साइन करवाओ, उनसे पैसे लो, अपने टैक्सेस बढ़ाओ, फिर हम देंगे। तो दिस इज अ बिग चेंज। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी की ख्वाहिश पे असेंबलियां तहलील हो जाए, एक आदमी की ख्वाहिश पे लोग नेशनल असेंबली के इस्तीफे मंजूर करें, आज उसकी ख्वाहिश तो नेशनल असेंबली में वापस आ जाए। मतलब हम क्या यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं? मुझे ब्रेक लेनी, बस लास्टली मुझे बताइएगा कि ये तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे कैसे, इसके लिए क्या करना है? अब क्या मतलब कौन कौन कटहरे में खड़ा होगा, किसकी इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन आप आने वाले दिनों में देख रही हैं? देखिए, मीज़ान तो क़यामत के दिन होगा और मीज़ान पे जो चीज़ें हमारी नेकियां और हमारे जो अमाल हैं वो उस दिन ही जज हो सकते हैं। यहाँ पर पलड़े
कभी भी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इस तरह से ना रिपोर्ट करता है ना डॉक्यूमेंट करता है कि हमने क्या क्या गुनाह किए हैं और क्या क्या हमें बुराइयां हैं। कहाँ से चीज़ों को सीधा करेंगे, किस किस का इंतकाम लेंगे, किस किस को इंसाफ देंगे और किस बुनियाद पर देंगे, और उनको इंसाफ देने में पूरा मुल्क ही लिपटा जाएगा। आप प्लीज इस बात से निकल आए मरियम साहबा, ये कोई ऐसी बात नहीं है क्या मीजान बराबर हो, क्या बराबर होगा? ना अहल कर दे इमरान खान साहब को कि उससे क्या होगा, क्या होगा उससे? नवाज शरीफ साहब को क्लीन एग्जिट मिल जाएगा। अगर उनके साथ ज्यादती हुई है तो उसका एक तरीका कार है, आप वो कीजिए, उनको वापस लेकर आइए, वो आए, वो कोर्ट में पेश हो, वो अपने दलाइल दें, बात खत्म हो। ये क्या तरीका है कि हम इसको जलसों में सुनते रहे? और तराजू बराबर जी इस दुनिया में नहीं होता। जिस तरह नबी पाक के बाद कोई भी सादिक और अमीन नहीं है, इस मुल्क में तराजू भी एक जैसा, एक मुतवाज़न नहीं होगा। नहीं तो आपको लगता है 2017 के किरदारों को माफ कर देना चाहिए, फिर उसका फिक्स या रीडू क्या है? मैं कह रही हूं आप 2017 की बात करें, मैं तो 2014 पे जाने को तैयार हूं। आप 2014 से शुरू कर लें, आप 2014 से शुरू कर लें। आप मुझे बताएं कि जब ये धरना शुरू हुआ था 2014 में, जो उस दिन से आज तक आपने कोई सुख का सांस देखा इस मुल्क को लेते हुए? क्या मुसीबत थी 2014 में, क्या मुसीबत थी 2017 में? ये जो आप लोगों ने प्रोजेक्ट लॉन्च करना था, आज इसने लॉन्च हो गया है, इसने क्या बिगाड़ लिया? आप देखिए, मैं लास्ट बात कर रही हूं रेहान साहब, आपकी जब हुकूमत थी इमरान खान साहब की, फौज आपकी, अदलिया आपकी, मीडिया आपका, मुस्बत खबरें चलाओ, आपके पास आइडियल सिनारियो था। इस मुल्क में तो दूध की नहरें बह जानी चाहिए थी। आप तो हर चीज को कंट्रोल कर रहे थे, हर चीज आपकी मर्जी की थी, फिर भी मुल्क नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्यों नहीं चल सका? इमरान खान साहब ने ऐसा क्या किया जो मुल्क नहीं चल सका? तो प्लीज आप अगर सियासत करना लोग जानते तो फिर सियासत हो रही होती। सियासतदान जो यहां पर है, जिन्होंने जेलें भी काटी हैं, जिन्होंने जलावतनी भी देखी है, जिन्होंने करप्शन भी की होगी, बेशक की होगी, इस मुल्क में हर किसी ने की है। और इमरान खान साहब को अपने मुंह से करप्शन का जिक्र ना ही किया करें, क्योंकि वो जितनी करप्शन के चार्जेस उन पर आ रहे हैं, आज वो कह रहे हैं जी आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब मेरे लिए केस ले आए कोई करप्शन का। अरे भाई, वहां से आएगा तो कबूल होगा, कहीं और से आ रहा तो कबूल नहीं है। मैं तो इस मामले में पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन प्लीज जिस तरह के पर्सनल अटैक्स अब इमरान खान साहब पे हो रहे हैं, और वो बेचारी बच्ची जो उनकी है नहीं है, उसको बीच में रगड़ा जा रहा है। मेरा तो ख्याल है कि हमें इससे इज्तनाब करना चाहिए, और अगर कोई ऑडियो वीडियो है तो एक दफा दिखा दें, और नहीं कुछ कर सकते तो उस मुल्क को माफ कर दें, और इस मुल्क को माफ नहीं कर सकते तो कम से कम रेहान साहब आप मुझे माफ कर दें। बहुत शुक्रिया सना मुच्चा साहब, आपके वक्त सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार सना मुच्चा साहब हमारे साथ मौजूद थी, और मेरा ख्याल है वो दिल की भड़ास निकाल रही थी। शायद उनका कैथारसिस तो हो गया है, लेकिन एक कॉमनर उसके ऊपर जो बीत रही है इकोनॉमिक टर्मोइल की वजह से, इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, वो किस हाल में, और इसहाक डार साहब उसको क्या सोल्यूशन दे रहे हैं। इस ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। कल का रोज पाकिस्तान का माशी लिहाज से बदतरीन दिन था, अगर ये कहा जाए तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि गुज़श्ता रोज डॉलर ने रुपए के मुकाबले में एक ही दिन में इतनी लंबी छलांग लगाई जो शायद हमारे मुल्क के वजीर खजाना के वहम गुमान में भी ना हो। गुज़श्ता रोज डॉलर एक रोज में 18 रुपए 98 पैसे तक महंगा हुआ, जिससे एक ही रोज में मुल्की कर्जों के बोझ में 1800 अरब से जायद का इजाफा हुआ, जिसके बाद मार्केट में एक बार फिर पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की कयासराइयां होना शुरू हो गई। गो के वजीर खजाना इसहाक डार ने एक ट्वीट के जरिए मामले को संभालने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश कारगर साबित ना हुई, जिसके बाद आज हमने देखा कि इसहाक डार खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और मार्केट से भी कुछ हौसला अफजा खबरें सामने आई। वहीं डॉलर जो कल किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था, आज उसी तेजी से वापसी का सफर शुरू कर चुका है। आज इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 63 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 46 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में भी 5.5 रुपए की कमी हुई। इसी तरह एक दिन में रुपए की कदर में 2 रुपए 38 पैसे यानी 2.38% बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। आज वजीर खजाना इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बार फिर डिफॉल्ट की बातों को गुमराहकुन करार देते हुए कहा कि हर वक्त यह कहना कि मुल्क दिवालिया हो गया, ये दिवालिया हो चुका, ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ना दिवालिया हुआ और ना दिवालिया होगा। वो क्या कह रहे थे जरा आपके सामने रखता है। अल्लाह के फजल से ना डिफॉल्ट हुआ है ना डिफॉल्ट होगा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जी अगर मुझे निकालना था या मैंने नहीं रहना तो फिर पाकिस्तान पे एटम बम गिरा दे। तुम्हारे पास वो सारे का सारा जो है वो एक रिकॉर्ड मौजूद है, जो कुछ इन्होंने जिस तरह का किया। तो आप ऐसी बातें करते हैं और अपना माजी तो देखें, अपना रिकॉर्ड देखें। वो उनकी सिर्फ ये है कि जी मैंने कैसे क्रिटिसाइज़ करना है और मैंने कैसी अपॉर्चुनिटी घटिया सियासत करके मैंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसहाक डार ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को भी खूब आड़े हाथों लिया और कहा कि इमरान खान की बातें सुनकर समझ नहीं आता कि उनकी टांग में मसला है या दिमाग में मसला है। इमरान खान ने मुल्क तबाह किया। उन्हें लाने वालों ने यहां तक कहा कि अगर इमरान खान चंद माह और रह जाते तो मुल्क टूट जाता।
वाले थे, उन्होंने कहा कि अगर ये रह जाते तो ये पाकिस्तान खतरे से खाली नहीं था। मैं अल्फाज भी वो नहीं इस्तेमाल कर रहा, ये उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान तौबा नौज खत्म, ये टूट जाता। मुझे समझ नहीं आती कि क्या सिर्फ उनकी टांग में प्रॉब्लम है या ब्रेन में प्रॉब्लम भी है। इमरान न्याजी साहब की हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया था। इसहाक डार ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में IMF से मुआहदे से मुतालिक भी बात की और बताया कि बहुत जल्द मामला तय पा जाएंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान में शरह में इजाफे समेत 4 पेशगी शराइत पर अमल दरामद करके IMF को बजरिया ईमेल इकदामात से आगाह कर दिया है। पाकिस्तान की जानिब से चारों शराइत पर अमल दरामद के हवाले से IMF जायजा मिशन को आगाह भी कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान इन शराइत में से बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे चुका है। डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर भी कम कर दी गई है। इसके अलावा पाकिस्तान ने किसान पैकेज और बरामदी शोबे के लिए बिजली के बिलों पर सब्सिडी खत्म कर दी है। पाकिस्तान ने IMF को घरेलू सारिफीन के लिए बिजली बिलों पर सरचार्ज जुलाई 2022 से लगाकर वसूलियों के शेड्यूल से भी आगाह कर दिया है। IMF की शराइत के मुताबिक शरह सूद में भी 3 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया गया है। IMF की जानिब से ये 4 बुनियादी शराइत जिन्हें लागू करने के लिए जोर डाला जा रहा था और अब तक की इत्तलात के मुताबिक ये तमाम शराइत पूरी हो चुकी हैं, जिसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब जो ECC है उसकी तरफ से तो कुछ इक़दाम की अप्रूवल ली गई है, लेकिन काबीना से मंजूरी ज़रूरी है। 4 बार जो MEFP है वो भेजा जा चुका है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के लिए, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई मस्बत जवाब नहीं आया। आज इसहाक डार ये कह रहे हैं कि हमने कुछ अरेंजमेंट्स भी कर लिए हैं, जो बाहर से डॉलर्स आने हैं, दोस्त ममालिक की तरफ से मदद आनी है, और वो ये फरमाते हैं कि 30 जून तक तकरीबन 10 अरब डॉलर्स की अरेंजमेंट कर ली जाएगी। अब अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वाकई 30 जून तक 10 अरब डॉलर्स आ जाते हैं और फिर कमर्शियल लोन्स कमर्शियल बैंक से कुछ पैसे मिला के वो 16 अरब डॉलर की हद तक पहुंच जाते हैं, तो यकीनन ये हौसला अफजा बात होगी। लेकिन इससे पहले भी इसहाक डार साहब तारीखें देते रहे हैं, अब फिर कह रहे हैं कि अगले हफ्ते तक जो हमारा एग्रीमेंट है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, एटलीस्ट वो मुकम्मल हो जाएगा। तो मैं ज़रूर मान लेता अगर इससे पहले दी हुई तारीखें जो है वो दुरुस्त साबित होती। अब जो कह रहे हैं वो प्रैक्टिकली किस कदर पॉसिबल है और क्या होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा, इसके लिए तो चंद दिन का इंतज़ार ही करना पड़ेगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज इमरान खान साहब के हवाले से एक नया नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि एक और असैसिनेशन अटैम्प्ट जो है वो प्लान की जा रही है। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ ही। वेलकम बैक। प्रोपेगेंडा थ्योरी है कि झूठ इतना बोलो कि सच लगने लगे, फिर झूठ को ऐसा ग्लोरीफाई करो कि सच को निगल जाए। झूठ ग्लोरीफाई तब होता है जब लोगों की ज्यादा तादाद उसे सच मानने लगती है। झूठ ग्लोरीफाई तब होता है जब आप जलसे में रोते हुए एक खत लहराते हैं और कहते हैं कि मेरे खिलाफ नहीं, वतन अजीज के खिलाफ कोई साजिश हो गई है। फिर पूरी कौम को एक झूठी आज़ादी के पीछे धकेलने लगते हैं। आवाम को बतलाया जाता है कि अमेरिका के रास्ते पर जो भी आया मारा गया। फिर पूरी दुनिया से अमेरिकी मजालिम की कहानियां ढूंढ कर अपने पर फिट की जाती है और साबित किया जाता है कि अमेरिका मुझे रास्ते से हटाना चाहता है, मगर हम कोई गुलाम है। इसके बाद कहानी को थोड़ा ट्विस्ट करके लोकलाइज किया जाता है और खान साहब की तरफ से हमें सुनने को मिलता है कि कोई 4 पाकिस्तानी है जो खान साहब की जान के दुश्मन है। उस वक्त खान साहब ने क्या स्टांस लिया, जरा वो आपके सामने रखना है। इन्होंने फैसला किया और फैसला पहले किया मुझे मरवाने का। लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का। मैं टीवी पे जाके लोगों को बताया कि इन्होंने फैसला किया। मैंने वीडियो बनाई, 4 लोगों के नाम मैंने दिए, मैंने वीडियो बाहर रखी हुई कि अगर मुझे कुछ हुआ ये वीडियो रिलीज करेंगे, ताकि ये 4 लोग ये ना हो कि यहाँ हमेशा कोई मर जाता है तो उसका कोई पूछता नहीं है। अब बदकिस्मती से इसके बाद खान साहब पर एक कातिलाना हमला होता है, जिसका इल्ज़ाम बजाय अमेरिका या उन 4 नामों पर लगाने की बजाय 3 नए नाम शामिल करके उन पर FIR कटवाने की कोशिश की जाती है। नामों में वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और DGC के नाम शामिल होते हैं। पर कातिलाना हमला हुआ है, मुझे पता है किसने किया। तहकीकात में हो सकता है साबित हो कि वो नहीं है लोग, लेकिन ये तो मेरा हक है। आइन मुझे ये हक देता है कि मैं उनकी निशानदेही करूं और उनकी इन्वेस्टिगेशन करवाऊं। अब ये केस अदालतों में और अभी तक खान साहब की जानिब से किसी एक नाम के बारे में कोई एक सबूत भी अदालत के सामने नहीं रखा गया। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट को बदनाम करने के बाद इन कातिल नामों में एक और नाम का इजाफा किया जाता है और कहा जाता है कि आसिफ अली जरदारी ने एक दहशतगर्द तंजीम को मुझे कत्ल कराने के लिए पैसे दिए हुए। कोई एविडेंस मौजूद नहीं होता और उसके बाद आपको याद होगा कि इसी पर शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी भी होती है इस झूठे इल्ज़ाम के ऊपर। और आज बाबर अवान साहब क्या कह रहे हैं, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे पास कुछ ताज़ा इत्तलात हैं कि किस तरह दोबारा इमरान खान की जान लेने की कोशिश हो रही है। इमरान खान पे इसरार किया जा रहा है। इस्लामाबाद सवाल तो बहुत सारे हैं कि मेडिकली डॉक्टर्स ने इमरान खान साहब को आज फिट करार दे दिया है। कल से इलेक्शन कैंपेन शुरू होने जा रही है, तो क्या बाहर निकलने के लिए अदालतों से राह फरार इख्तियार करने के लिए अब एक नया नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।